बड़े सपने देखता है, बड़े सपनों का पीछा करता है। पहले भारत सबसे समान दूरी की नीति पर चलता था, अब भारत सबसे समान नजदीकी की नीति पर चल रहा है। आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। भारत अब रुकने वाला नहीं है, भारत अब थमने वाला नहीं है। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो पीएम के अमेरिका दौरे का आज तीसरा दिन है। समिट ऑफ द फ्यूचर में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। यूएनओ में होगी समिट ऑफ द फ्यूचर। देर रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके अमेरिका दौरे का आज जो तीसरा दिन है। आज यूएनओ में होगी समिट ऑफ द फ्यूचर, जिसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री और आज ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अमेरिका दौरे का तीसरा दिन और दूसरे दिन प्रधानमंत्री की तरफ से न्यूयॉर्क में मेगा शो किया गया। न्यूयॉर्क में हुआ प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया। 1 घंटे 7 मिनट लंबा भाषण प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया और 25,000 लोग प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचे थे। अपना नमस्ते मल्टीनेशनल हो गया है, ये वो बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री के संबोधन में बोली गई। नमस्ते की पहचान लोकल से ग्लोबल हो गई है। नियति मुझे राजनीति में लाई और तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। 60 साल में ऐसा पहली बार हुआ। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले और भारत का 5G मार्केट यूएस से भी बढ़ा गया है। अब भारत 6G पर काम कर रहा है। आज हम मोबाइल के एक्सपोर्टर बन गए हैं और अब भारत पीछे नहीं चलता है, अब भारत नेतृत्व करता है। मेड इन इंडिया चिप आप यूएस में भी देखेंगे। तो ये वो बड़ी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की, जब कल प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। 25,000 लोग प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचे थे, जिसमें तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर आगे आने वाले समय के लिए भारत का विजन क्या रहने वाला है और किस तरीके से टेक्नोलॉजी पर भारत लगातार काम कर रहा है। चाहे वो मेक इन इंडिया की बात की जाए या फिर 6G की बात की जाए या फिर यूपीआई की बात की जाए, हर क्षेत्र में इस वक्त भारत आगे बढ़ता जा रहा है। और पीएम मोदी ने अमेरिका में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 10 सालों में भारत ने हर क्षेत्र में तेजी से विकास किया है। मेट्रो कनेक्टिविटी से लेकर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी तक अद्वितीय विकास हुआ है। हमें 3 गुना ताकत से आगे बढ़ना है। भारत 5वें नंबर की इकोनॉमी बना और जल्द भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा। देश के 23 शहरों में मेट्रो सेवा है और भारत में मेट्रो का सबसे बड़ा नेटवर्क है। देश के 140 शहरों में इस वक्त एयरपोर्ट मौजूद है। 2014 में भारत के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी। आज 23 शहरों में मेट्रो है। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क भारत में है और इसका हर दिन विस्तार हो रहा है। 2014 में भारत के सिर्फ 70 शहरों में 70 शहरों में एयरपोर्ट्स थे। आज 140 से ज्यादा शहरों में एयरपोर्ट्स है। 2014 में भारत में 140 मिलियन यानी 14 करोड़ के आसपास एलपीजी कंज्यूमर थे। आज भारत में 310 मिलियन यानी 31 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कंज्यूमर है। 2014 में
100 से भी कम ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी थी। आज 2 लाख से भी ज्यादा पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत के विकास के लिए उनके पुष्प वाले फॉर्मूले को भी सामने रखा। पीएम ने एक एक कर पुष्प में आने वाले सभी अक्षरों का भारत के विकास मॉडल में क्या योगदान होगा वो बताया। आपको एक शब्द याद रहेगा, पुष्प। हाँ, कमल मान लीजिए, मुझे इतराज नहीं है। पुष्प, और मैं पुष्प को डिफाइन करता हूं, P फॉर प्रोग्रेसिव भारत, U फॉर अनस्टॉपेबल भारत, S फॉर स्पिरिचुअल भारत, H फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत, P फॉर प्रोस्परस भारत, यानी पुष्प। पुष्प की 5 पंखुड़ियों को मिलाकर ही विकसित भारत बनाएंगे। तो पूरी दुनिया जानती है कि एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, लेकिन पीएम मोदी ने अपने संबोधन में एआई को भारत के विकास के साथ साथ अमेरिका और इंडिया के संबंधों से जोड़ा है। एआई दुनिया का नया पावर है, प्रधानमंत्री ने कहा। एआई मतलब अमेरिका और इंडिया। ये एआई दुनिया को नई ऊंचाई दे रहा है और पूरी दुनिया में भारतीयों की तारीफ हो रही है। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अमेरिका इंडिया, ये स्पिरिट है, और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। यही एआई स्पिरिट भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है। एक और एआई है जो भारत को ड्राइव कर रही है, और वो कौन सा और है? वो है ए फॉर एस्पिरेशनल, आई फॉर इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया। ये नया फोर्स है, नई ऊर्जा है। आज करोड़ों भारतीयों की एस्पिरेशन भारत की ग्रोथ को ड्राइव कर रही है। हर एस्पिरेशन नए अचीवमेंट को जन्म देती है, और हर अचीवमेंट नए एस्पिरेशन के लिए खाद पानी बन रही है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत अब बड़े सपने देखता है और आज दुनिया भारत को सुनती है। भारत अब रुकने वाला नहीं है, भारत अब पीछे नहीं चलता है, और अब भारत नेतृत्व करता है। आज का भारत बड़े सपने देखता है, बड़े सपनों का पीछा करता है। अब भारत पीछे नहीं चलता, अब भारत नई व्यवस्थाएं बनाता है
अब भारत नेतृत्व करता है। भारत अब रुकने वाला नहीं है। भारत अब थमने वाला नहीं है। जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। कुछ समय पहले जब मैंने कहा कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, तो उसकी गंभीरता सबने समझी। तो पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए न सिर्फ ये बताया कि भारत ने बीते 10 सालों में क्या किया, बल्कि विकास को लेकर भारत का आगे आने वाला लक्ष्य क्या है, इसके बारे में भी बात की। आज भारत अवसरों की धरती है। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हमने पुरानी सोच और अप्रोच दोनों बदली है। हमने गरीब को सशक्त बनाया, 4 करोड़ लोगों को पक्के घर दिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं कुछ और खबरों का। और सबसे पहले बात पंजाब की। पंजाब में आज मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है। 4 मंत्रियों को कल इस्तीफा उन्होंने दिया था। एक मंत्री पद पहले ही खाली है और आज शाम को नए मंत्री शपथ लेंगे। मान कैबिनेट में 5 मंत्री शामिल हो सकते हैं। आज मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है। आपको बता दें कि 4 मंत्रियों ने कल इस्तीफा दिया था और एक मंत्री पद पहले से ही खाली पड़ा था। आज शाम को नए मंत्री शपथ लेंगे। मान कैबिनेट में 5 मंत्री शामिल हो सकते हैं। तो पंजाब में आज मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है। 4 नए जो मंत्री हैं वो आज शपथ लेंगे। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर यह मिल रही है कि दिल्ली की सीएम आतिशी आज अपना कार्यभार संभालेंगी। 21 सितंबर को आतिशी ने शपथ ली थी। 4 मंत्री भी आज अपना कार्यभार संभालेंगे और सौरभ भारद्वाज पहले ही अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी आज से अपना कार्यभार संभालेंगी। 21 सितंबर को आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उनके साथ आज 4 मंत्री भी अपना कार्यभार संभालेंगे। इन मंत्रियों में सौरभ भारद्वाज पहले ही अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। तो 4 मंत्री भी आज आतिशी के साथ साथ अपना कार्यभार संभालेंगे। आतिशी के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिनमें से सौरभ भारद्वाज पहले ही अपना कार्यभार संभाल चुके हैं और आज आतिशी के साथ साथ जो 4 मंत्री हैं वो भी अपना कार्यभार संभालेंगे। जो जो विभाग उन्हें सौंपे गए हैं उनकी जिम्मेदारी, उनका कार्यभार आज से संभाला जाएगा और आतिशी भी आज से अपने कार्यभार को ग्रहण करेंगी। आज से अपना कार्यभार संभालेंगी। जो विभाग उन्हें दिए गए हैं उन पर काम आज से शुरू हो जाएगा। तो देखिए, कहा जाता है कि युद्ध और राजनीति में टाइमिंग बड़े मायने रखती है। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के आरएसएस से सवालों की चुनावी टाइमिंग क्या है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसभा की। अरविंद केजरीवाल ने करीब 20 मिनट स्पीच दी। इस दौरान घोटाले के आरोपों को षड्यंत्र भी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जबरदस्त अटैक किए। दिल्ली में 10 साल के दौरान अपनी सरकार के कामकाज को विस्तार से बताया। अन्ना आंदोलन का भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया और फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से उन्होंने 5 सवाल पूछे। ये सवाल क्या थे और क्या इन सवालों के पीछे चुनावी राजनीति है, जानना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। इन लोगों की 22 राज्यों में सरकार है। 22 राज्यों में कहीं बिजली फ्री नहीं है। तो चोर कौन है?
दिल्ली वालों को फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए। अगर मैं बेईमान होता, क्या मैं दिल्ली में बिजली फ्री कर सकता था? क्या मैं महिलाओं का किराया फ्री करता? क्या आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाता? मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जब अरविंद केजरीवाल पहली बार जनता के बीच आए तो वादों और दावों की लंबी लिस्ट भी साथ लाए। 10 साल ईमानदारी से काम किया। मोदी जी को लगने लगा कि अगर इनसे जीतना है तो इनकी ईमानदारी पे चोट करो, इनको बेईमान साबित करो। तो प्रधानमंत्री जी ने एक षड्यंत्र रचा, आम आदमी पार्टी को बेईमान साबित करो। और षड्यंत्र रच के इन्होंने हमारे सारे बड़े बड़े नेताओं को एक एक करके जेल में डाल दिया। केजरीवाल उसी जंतर मंतर पर बोल रहे थे जहां 13 साल पहले अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी वजूद में आई थी। लिहाजा उस दौर को याद किया, 10 साल के दौरान अपने काम गिनाए और फिर ये भी बताया कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था। मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था। मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया, देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे, देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे। दोस्त, दिल्ली शराब नीति केस में 13 सितंबर को जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल ने 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। 21 सितंबर को आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई। सियासत में सवाल उठे कि सीएम हाउस कब खाली करेंगे। केजरीवाल बोले, नवरात्र में शिफ्ट कर देंगे। मेरे को कई लोग कहते हैं, कैसा आदमी है यार तू, 10 साल राजनीति करी, 10 साल सीएम रह गया, 10 साल में तो 10 कोठियां बन जाती, 10 घर बन जाते, 10 प्लॉट बन जाते। मैंने कुछ नहीं कमाया 10 साल के अंदर, केवल आपका आशीर्वाद कमाया, आपका प्यार कमाया है 10 साल के अंदर। और उसी प्यार का नतीजा है आज जब मैं घर छोड़ूंगा, मेरे पास इतने लोगों के फोन आ रहे हैं, इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, जी मेरा घर ले लो, मेरा घर ले लो, मैं किराया नहीं लूंगा, मेरा घर ले लो। श्राद्ध खत्म होने के बाद जैसे ही नवरात्रे शुरू होंगे, मैं सीएम आवास छोड़ दूंगा और आप में से ही किसी के घर आके मैं आपके साथ रहना चालू कर दूंगा। केजरीवाल ने पितृपक्ष के बाद मुख्यमंत्री आवास खाली करने की बात कही तो बीजेपी ने भी पलटवार में देर नहीं की। नैतिकता का तकाजा ये है, जिस दिन शराब घोटाले में दोषी पाए गए उसी दिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। अरे श्राद्ध में खाली करो, तुम्हारे जो पिताजी भी जो होंगे वो भी आपको दुआ देंगे कि भैया कम से कम इस बंगले से जल्दी निकल। वो इतने बड़े आदमी हैं, किसी भी घर में, साधारण घर में जाकर रह लेते। वार पलटवार राजनीति की रीत है, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल की राजनीति का किरदार बदल चुका है। यही वजह है कि जंतर मंतर पर करीब 20 मिनट की स्पीच में केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता को ललकारा, बीजेपी पर जबरदस्त अटैक किए तो आरएसएस से 5 सवाल भी पूछ डाले। ये आरएसएस वाले कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, आरएसएस वाले कहते हैं हम देशभक्त हैं। आरएसएस के प्रमुख हैं श्री मोहन भागवत जी। मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर मोदी जी सरकारें गिरा रहे हैं, क्या उससे सहमत हैं? मोदी जी ने सबसे भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया, क्या उससे सहमत हैं? जेपी नड्डा के बयान से आरएसएस दुखी है या नहीं? क्या 75 साल वाला नियम मोदी जी पर भी लागू होगा? आरएसएस की कोख से बीजेपी पैदा हुई है, क्या आज की बीजेपी के कदमों से सहमत हैं? अरविंद केजरीवाल यहीं नहीं रुके। इस दौरान केजरीवाल ने बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों पर तीखा तंज भी कसा। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया,
आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस, आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद सियासत गरमानी थी। ऐसा ही हुआ। बीजेपी के बहाने केजरीवाल ने आरएसएस पर सवालों की झड़ी लगा दी। जवाब में बीजेपी ने भी सवाल पूछ डाले। अरे केजरीवाल जी, पहले अन्ना के सवालों का जवाब दे दो। कभी अन्ना से पूछ लो कि अन्ना कैसा लगा, तुम्हारा चेला चोर निकला, दारूबाज निकला, कमीशन खोर निकला। अन्ना भी तो तुम्हारा बाप समान है, एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री। अन्ना के पास जाओ, अन्ना से पूछो, अन्ना कैसा लग रहा है, अन्ना कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, अन्ना कुछ टूटा तो नहीं है। अब सवाल पूछने का टाइम खत्म अरविंद केजरीवाल। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे ऑपरेशन आदमखोर की। तो उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में पैंथर की आहट देखने को मिली है, जिसके बाद लोग दहशत में हैं। आदमखोर पैंथर ने आतंक मचाया हुआ है। 3 लोगों की जान अब तक ये पैंथर ले चुका है। वन विभाग की टीम को पैंथर की तलाश, सेना की भी मदद ली जा रही है। आदमखोर पैंथर का आतंक इस वक्त उदयपुर में देखा जा रहा है। मरुधरा में भी आदमखोर पैंथर ने आतंक मचाया हुआ है। 3 लोगों की जान अब तक ये पैंथर ले चुका है। वो दबे पांव आता है, इंसानों को शिकार बनाता है। 3 दिन 3 मौत, खौफ में 6000 लोग। आदमखोर का खूनी वार, 5 किलोमीटर के दायरे में हाहाकार। आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं। वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है और गांव वाले दहशत में हैं। अभी तक तो डर का माहौल है। हमारा बच्चा कोई भी घास लेने के लिए अकेले जंगल में और पाली में अपने मवेशी के लिए घास लेने के जाने के लिए बहुत परेशानी है। हम लोग तो मार डालता है, इसीलिए मैं थोड़ा परेशानी चल रहा हूँ। राजस्थान के उदयपुर का गोगुंदा क्षेत्र डर और दहशत के साए में है। ये जंगल दिख रहा है, इस झाड़ियों में छिपा हुआ है पैंथर। इस इलाके में पिछले 3 दिनों में पैंथर के हमले में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। हर तरफ मौत का मातम है और जमीन पर पैंथर के हमले के निशान चस्पा हैं। लेकिन खूनी आदमखोर कहां है, कुछ पता नहीं। लगातार हमलों से दहशत में जीने को मजबूर गांव वालों का सब अब जवाब देने लगा है। खूनी पैंथर मई के महीने से अब तक 9 लोगों की जान ले चुका है। आखिरी बार आदमखोर को सोलरिया गांव में घूमते देखा गया, लेकिन इसके बाद से पैंथर के सिर्फ हमलों की खबर आई। अभी तक तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है, इसलिए हमने और सरपंच साहब ने, एसडीएम साहब ने भी ये तमाम लोगों से भी अपील की उस जंगल में नहीं जावे। सरकार की तरफ से हमारे को अभी फुल मदद मिल रही है। खूनी पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने कई टीमें तैनात की हैं। अब आर्मी के जवानों की भी मदद ली जा रही है। रात के अंधेरे में पैंथर की लोकेशन ट्रैक करने के लिए नाइट विजन कैमरा और दूरबीन लगाई गई है। 5 किलोमीटर के एरिया में ड्रोन की मदद से पैंथर की तलाश की जा रही है। वन विभाग की टीम उड़ीथल, भेवड़िया और उमरिया समेत कई जगहों पर निगरानी कर रही है। 3 अलग अलग जगहों पर पिंजरे भी लगाए गए हैं। ये बात और है कि पैंथर अब तक पिंजरे में कैद नहीं हो सका है। अभी हमारी तरफ से, जैसे कि कल तो हमने यहाँ पर पिंजरे लगा दिए थे जो मेन लोकेशंस पर, फिर एक सुबह एक और लोकेशन पर मतलब पैंथर का मूवमेंट मालूम चला तो हमने वहाँ पे पिंजरे लगा दिए। 3 ट्रैंकुलाइजिंग टीम उदयपुर, राजसमंद और जोधपुर से आ रखी हैं, तो उनको हमने तीनों अलग अलग लोकेशन पर भेज रखा है। हमारी टीम जो है वो मौके पर तैनात है जहाँ पर पहले घटना हुई है उसके आसपास, जिससे कि अगर कहीं पर भी मूवमेंट लगता है तो वो वहाँ पर 5-10 मिनट के अंदर पहुँच जाएगा।
वन विभाग की सभी टीमें काम कर रही हैं। लगभग 8 से 10 टीमें हैं। पूरे 3 जिलों की टीमें यहाँ पे, रेंजर्स सभी यहाँ पे मौजूद हैं। सभी टीमें काम कर रही हैं और अभी एक केज उस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम लगवाएंगे और ड्रोन से भी उस लोकेशन का वॉच हम करेंगे। वन विभाग और आर्मी के जवान पैंथर को पकड़ने के लिए गांव वालों की मदद ले रहे हैं। जमीन पर पैंथर के निशानों की पहचान कर एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन पैंथर की लोकेशन न मिलने से गांव वालों की रात की नींद उड़ी हुई है। अमेरिका का फरमान, खाली करो लेबनान। लेबनान के दक्षिणी और इजराइल के उत्तरी इलाके में इस वक्त जो माहौल है वो ठीक नहीं है, क्योंकि युद्ध के खतरनाक अलार्म के बीच अमेरिका ने महातबाही का एक नया हूटर बजा दिया है, जिससे मिडिल ईस्ट में रहने वाले तमाम लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है, क्योंकि इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है, जिसकी जद में लेबनान भी आने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए क्यों अमेरिका की तरफ से लेबनान खाली करने का फरमान आया और क्यों मिडिल ईस्ट पर बड़ा खतरा बन रहा है। जितना जल्दी हो सके लेबनान को छोड़ दें। ये मैसेज जो अभी आपने सुना, ये अमेरिका की तरफ से अपने उन नागरिकों के लिए था जो इस वक्त लेबनान की राजधानी बैरूत में हैं। लेकिन अब अमेरिका ने अपने इन नागरिकों को जितनी जल्दी हो सके लेबनान छोड़ने को कहा है। अमेरिका की इस चेतावनी ने सवालों की लिस्ट लंबी कर दी है। क्या लेबनान में कुछ बड़ा होने वाला है? या मोसाद अपनी नई चाल चलने वाला है? क्या ये हमला पेचर और वॉकी टॉकी से भी भयानक होने वाला है? सुपर पावर अमेरिका की तरफ से अपने नागरिकों को दिए इस मैसेज ने दुनिया के कई और मुल्कों की भी टेंशन बढ़ा दी है और सबने अपने नागरिकों को लेबनान की राजधानी जितना जल्दी हो सके खाली करने को कहा है। जिन देशों ने लेबनान खाली करने को कहा है उनमें अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन शामिल हैं। इन सभी ने अपने नागरिकों को पहले से अलर्ट रहने के लिए कह दिया है, क्योंकि देर की तो दूतावास भी मदद नहीं कर पाएगा। ये बात सही है कि हमले का दायरा काफी बड़ा था और फिर हमें किसी तरह की कोई चेतावनी भी नहीं मिली थी, जैसा कि पोर्ट ब्लास्ट के दौरान हुआ था। और तलब है कि इजराइल लगातार लेबनान के उत्तरी बॉर्डर पर एक के बाद एक मिसाइल दाग रहा है। जिससे पूरा आसमान धुएं से भर गया है। लेकिन अब जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि इजराइल ने कसम खाई है कि वो जब तक हिजबुल्लाह के एक एक लड़ाके की कब्र नहीं खोद देगा, चुप नहीं बैठेगा। हमारे पास अभी बहुत सारी क्षमता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जिन्हें हम भविष्य में अलग अलग स्टेज पर अलग अलग समय पर इस्तेमाल करेंगे। हफ्ते भर पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध कैबिनेट में ऐलान किया था कि हमास और हिजबुल्लाह से सीधी टक्कर का समय आ गया है, जिसके बाद हिजबुल्लाह पर इजराइल लगातार बम बरसा रहा है। अब तक इजराइल हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर को मार चुका है। इसको लेकर इजराइल की सेना ने एक तस्वीर जारी की है, जिसके जरिए उसने बताने की कोशिश की है कि वो ऑपरेशन हिजबुल्लाह के करीब पहुंच गया है। लेकिन जिस तरह का फरमान अमेरिका की तरफ से आया है, उसने लेबनान की भी धड़कन बढ़ा दी है।
क्योंकि अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए कुछ बड़ा किया तो उसकी जद में बैरूत भी आएगा और फिर लेबनान का हाल भी गाजा जैसा हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सुल्तानपुर लूट के एक और आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। उन्नाव में मारा गया सुल्तानपुर लूट कांड का आरोपी एसटीएफ और उन्नाव पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर। आपको बता दें कि लूट के बाद फरार था बदमाश अनुज प्रताप सिंह। उन्नाव के बेथर इलाके में एनकाउंटर हुआ है। बड़ी जानकारी मिल रही है, एसटीएफ और उन्नाव पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर हो गया है। और आशीष इस पर और जानकारी देंगे। आशीष, और क्या जानकारी है इसे लेकर? थाना क्षेत्र के बेसर गांव में ये मुठभेड़ हुई है। एसटीएफ और उन्नाव पुलिस की संयुक्त टीम ने ये घटना को इस मुठभेड़ को अंजाम दिया है। ये अनुज प्रताप सिंह सुल्तानपुर डकैती का मुख्य आरोपी था, जिसको आज सवेरे उन्नाव और एसटीएफ पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। जी ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सुल्तानपुर लूट का एक और आरोपी का एनकाउंटर और मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है अनुज प्रताप सिंह, जिसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। एसटीएफ और उन्नाव पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर हुआ है आरोपी अनुज प्रताप सिंह। सुल्तानपुर लूट कांड जिसका मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड अनुज प्रताप, जिसे ढेर कर दिया है। और एक और ये बड़ी खबर आपको दे दे, हैदराबाद में दिल दहलाने वाली वारदात। गोलकोंडा में एक व्यक्ति का सरेआम मर्डर कर दिया गया। हैदराबाद में बहनोई ने अपने साले की हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। गोलकोंडा में एक व्यक्ति का सरेआम मर्डर, जानकारी ये मिल रही है, बहनोई ने अपने साले की हत्या कर दी है। अब क्या कारण रहे, क्यों हत्या की गई है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो ये फुटेज है ये सामने आया है। और इसमें आप देखिए हाथ में हथियार लेकर किस तरीके से ये व्यक्ति उत्पात पहले मचाता है और उसके बाद मौके पर अपने साले की हत्या कर देता है। घर में जा। आवाज नहीं, बस मर गया, अब चल जाओ, मर गया, घर में जा। और आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आदेश दिए हैं, लड्डू मामले की जांच अब एसआईटी करेगी, ये आदेश दिए गए हैं। और रिपोर्ट मिलने के बाद नए नियम बनाए जाएंगे। तो लड्डू विवाद लगातार गर्माता जा रहा है और इस बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आदेश दिए हैं कि अब इस पूरे मामले की जांच जो है एसआईटी करेगी और एसआईटी की तरफ से जब रिपोर्ट मिलेगी उसके बाद नए नियम बनाए जाएंगे। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, तिरुपति मंदिर में शुद्धि के लिए यज्ञ किया जा रहा है। मुख्य यज्ञशाला में जारी है शांति यज्ञ। सुबह 10 बजे तक शुद्धि यज्ञ चलेगा। आंध्र के सभी मंदिरों में पूजा हो रही है। सुबह 10 बजे तक शुद्धि यज्ञ चलेगा। आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर में शुद्धि के लिए ये यज्ञ चलाया जा रहा है। मुख्य यज्ञशाला में शांति यज्ञ जारी है जो कि सुबह 10 बजे तक चलेगा और इस वक्त आंध्र प्रदेश के सभी मंदिरों में पूजा चल रही है। एक तरफ एसआईटी जांच के आदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू की तरफ से दे दिए गए हैं, नए नियम बनाए जाएंगे। जिस तरीके से प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलने का मामला सामने आया था, उसके बाद अब आदेश भी दे दिए गए हैं एसआईटी जांच के और अब तिरुपति मंदिर में शुद्धि के लिए यज्ञ भी किया जा रहा है। सुबह 10 बजे तक शुद्धि यज्ञ चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।